हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैटालिसिस के बारे में, जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैटालिस्ट होता क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज कैटालिस्ट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो आपके पास जो रेट है केमिकल रिएक्शन का, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। एंड देमसेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। खास बात इसकी ये होती है कि वो केमिकली और जो आपकी क्वांटिटेटिवली है वो आपकी अनचेंज रहती है, यानी उनके केमिकल कंपोजिशन के अंदर। और जो क्वांटिटी आपने ली थी, जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं कि कैटलिस्ट की क्वांटिटी 2 ग्राम ली गई थी, ठीक है, तो वो आपको उसी अमाउंट के अंदर वापस मिल जाएगा जब रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे या किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा दे, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। सीधी सी भाषा में वो जो स्पीड हो रही है, जिस स्पीड से आपकी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस पर इफेक्ट डालता है, या तो उसकी स्पीड को घटा देता है या उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। बट जब केमिकल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन एंड द अमाउंट ऑफ द कैटालिस्ट। ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, कैटालिसिस। एग्जाम्पल है पोटासियम क्लोरेट व्हेन हीटेड 653 to 873 Kelvin, it give oxygen. When MnO2 is used in this reaction, O2 is quickly at the low temperature, hence MnO2 is a catalyst. अब ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, ये रिएक्शन हो रही है आपकी 653 केल्विन से लेकर 873 केल्विन के बीच में। बट अगर ये जो मैं KClO3 यानी पोटासियम क्लोरेट है, उसकी रिएक्शन कराऊं मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आपकी लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाती है। ये रिएक्शन आपकी लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। इन्होंने क्या किया, पहले हाई टेम्परेचर था, टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। अब MnO2 ने लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन को कंप्लीट करवा दिया है, यानी आपका रेट बढ़ा दिया है। तो ये जो MnO2 है वो आपके पास क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट कहलाएगा। ठीक है। दो प्रकार की कैटालिसिस पढ़ सकते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक हो जाएगा पास हेट्रोजीनियस। ठीक है। व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फेज, यानी सेम फेज का मतलब उनकी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, देन द प्रोसेस सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो कैटालिस्ट है और वो रिएक्टेंट है, अगर उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटालिस्ट सॉलिड होना चाहिए, रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटालिस्ट लिक्विड होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट आपके पास गैस है तो आपके पास कैटालिस्ट भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, 2SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कराया सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर, और यहाँ पे एरो के ऊपर लिख दिया मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको दूसरा नाम आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो देखिए आपके दो रिएक्टेंट है, एक सल्फर डाइऑक्साइड एक डाइऑक्सिन, दोनों गैस की फॉर्म में। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो कौन आपका NO है, जो कौन सी फॉर्म में है, जो कि गैस की फॉर्म में है। इसका मतलब आपके पास ये जो कैटालिस्ट है या जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस। नीचे देखिए CH3COO लिक्विड स्टेट में है, एरो का साइन लगा देते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जबकि HCl भी लिक्विड स्टेट के अंदर है। इसी प्रकार आपने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाई आपने। ठीक है। तो ये आपका एक्वस फॉर्म लिक्विड स्टेट में है, और इसके ऊपर जो कैटालिस्ट है H2SO4 वो भी लिक्विड स्टेट में। सीधी सी भाषा में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपके पास कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है।
हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज देन प्रोसेस इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है, जैसे SO3 को ऑक्सीडाइज करवाया है, सॉरी यहाँ पे SO2 करें, SO2 को ऑक्सीडाइज कराया SO3 के अंदर, बट इस बार एरो के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, प्लेटिनम। अब आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और डाइऑक्सीजन दोनों ही गैस है, जबकि यहाँ पे जो कैटालिस्ट जो एरो के ऊपर लिखा गया था, जनरली कैटालिस्ट एरो के ऊपर ही लिखा जाता है मोस्टली, तो एरो के ऊपर जो कैटालिस्ट लिखा गया है यानी जो आपका प्लेटिनम है वो सॉलिड है। तो यानी कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की यहाँ पे फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, मैच नहीं हो रही है, एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं है, एक ही फेज के अंदर नहीं है, क्योंकि आपका जो कैटालिस्ट प्लेटिनम है वो तो सॉलिड है, जबकि रिएक्टेंट कैसे आपके पास है, गैसेज है। तो ये डिफरेंट होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और आयरन कैटालिस्ट यूज किया जो कि सॉलिड है। नीचे अमोनिया गैस, ऑक्सीजन गैस पर कैटालिस्ट यूज किया गया, प्लेटिनम वो सॉलिड है। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, जबकि कैटालिस्ट आपका सॉलिड है। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के थे। ठीक है, कर लो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। पहला आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का सीधा सा है कि जो आपके पास इंक्रीज कर दे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे बच्चों, इंक्रीज कर दे। ऐसे सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलेंगे, और इस फिनोमेना को हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे अभी एग्जांपल दिखा था अपने हेट्रोजीनियस के अंदर, तो जो आपका जो प्लेटिनम यूज किया जा रहा था वो पॉजिटिव कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जा रहा था। और ये जो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस है, मैंने आपको करवा दिया है, पी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ा था, उस पर हम आयरन कैटालिस्ट यूज करते थे। इसके साथ साथ कुछ और भी था बच्चों, डिटेल में पढ़ा है, उसकी भी चर्चा करेंगे, वापस आएंगे इसी टॉपिक पे, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस पे। यहाँ पे आयरन ही क्यों दिखा रखा है, शायद यहाँ पे क्या था आपको याद आ रहा हो तो, क्या था बच्चों, मोलिब्डेनम, बिल्कुल सही। वहाँ पे क्या था, मोलिब्डेनम था। तो मोलिब्डेनम क्या था, वो कैटालिस्ट तो नहीं था। कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ही कैटालिस्ट बता रहा हूँ, कौन सा, आयरन। तो उसकी भी बात करेंगे कि मोलिब्डेनम क्या था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जो इंक्रीज कर दे वो पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो घटा दे वो नेगेटिव कैटालिस्ट। ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल ना होकर जल्दी वैसे डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर, पर हम चाहते हैं कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट, H3PO4 ग्लिसरॉल वगैरह। ठीक है, इसी प्रकार जो क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन होता है रिड्यूस कर सकते हैं इन द परचेस ऑफ 1% इथाइल एल्कोहल, तो इसके अंदर 1% इथाइल एल्कोहल डाल देते हैं ताकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर आपका फोस्जिन गैस बनाता है जो कि काफ़ी पॉइजनस इन नेचर होती है। ठीक है, तो इस तरह के आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बट ये सारे जो एरो के ऊपर जो कैटालिस्ट लिखे गए हैं सभी केमिकल रिएक्शन की रेट को रिड्यूस करने के लिए यानी घटाने के लिए यूज किए गए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटालिस्ट। तो समझ में आ गया आपको, नेगेटिव मतलब छोटा होता है, घटाना होता है, पॉजिटिव मतलब बढ़ाना होता है, ऐड करना होता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट जो आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। एक होता है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट में क्या होता है बच्चों की, पहले एक प्रोडक्ट बनता है। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट बनाना होता है तो पहले एक प्रोडक्ट बन जाता है, और वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो केमिकल रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट डाल देता है, उन्हीं को हम ऑटो कैटालिस्ट बोलते हैं। यानी बाहर से केमिकल सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, दो रिएक्टेंट को आपने आपस में कंबाइन करवाया, और कंबाइन करवाने के बाद क्या हुआ कि कंबाइन करने के बाद उसमें पहले एक प्रोडक्ट बना, जैसे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो पहले एक प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट ही आपका एक्ट एज ए कैटालिस्ट, यानी वो आपके पास कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, वो रिएक्शन की जो रेट है उस पर इफेक्ट डालेगा, इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑटो कैटालिस्ट। जैसे हम ये ले रखा है CH3COO C2H5, इसके H2O के साथ रिएक्शन कराई तो पहले बना आपका एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल जो बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो ऑटो कैटालिस्ट का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार नीचे हमने क्या कराया है, एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट में
आपके पास जो ऑक्जेलिक एसिड है उसको ऑक्सीडाइज करवाया किसके अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। तो उस केस में आपका जो MnSO4 है, मैग्नीज सल्फेट है, वो आपके पास ऑटो कैटालिस्ट की तरह क्या करता है, काम करता है। बाकी एग्जांपल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपके पास ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके पास एक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर या एक्टिवेटर। ठीक है, अब क्या करता है कैटालिस्ट, क्या करता है कैटालिस्ट जो है, मान लो मैं पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहा हूँ, और ये भी ध्यान रखना जब मैं मतलब कुछ भी वर्ड ना लगाऊं, सीधा लिखूं कैटालिस्ट, उसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात की जा रही है। अगर नेगेटिव कैटालिस्ट होगा तो स्पेशली आपके पास साइन लगाया जाएगा उसके आगे नेगेटिव, या लिखा जाएगा मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एक और वर्ड आ गया, प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर। प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को। किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है बच्चों, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को इंक्रीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोमोटर। ठीक है, या फिर एक्टिवेटर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों कि देखो केमिकल रिएक्शन को रेट को बढ़ाने के लिए क्या करेगा कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट आपको एक्टिव तो करना पड़ेगा ना, उसकी एक्टिविटी को हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, उसके अंदर एक और केमिकल सब्सटेंस यूज करेंगे। उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोमोटर, जो कि आपके पास एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को क्या कर दे बच्चों, इंक्रीज कर दे। ठीक है, जैसे N2 + H2NH3, तो यहाँ पे आयरन तो कैटालिस्ट है, मैंने अभी बताया ना। साथ में क्या लिया हमने, मोलिब्डेनम लिया। तो मोलिब्डेनम यहाँ पे क्यों लिया गया कि जो आयरन आपका जो कैटालिस्ट है उसका भी जो वर्क कर रहा है, जो उसका वर्क फंक्शन है उसको और इंक्रीज कर देते हैं, यानी आपके पास आयरन को थोड़ा और एक्टिव स्टेट में लेके आते हैं। तो वहाँ पे हमने एक और केमिकल सब्सटेंस यूज करना पड़ा, और वो केमिकल सब्सटेंस कौन सा था, मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम क्या होगा, पास प्रोमोटर्स होगा। ठीक है, नीचे वाले एग्जाम्पल में निकल तो कैटालिस्ट है, जबकि कॉपर क्या प्रोमोटर है। ठीक है, इसमें जो जिंक ऑक्साइड है वो कैटालिस्ट है, और क्रोमियम ऑक्साइड क्या प्रोमोटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने वहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस में हमने मोलिब्डेनम भी यूज किया गया था, और वहाँ पे वर्ड भी यूज किया गया था कि कैटालिटिक प्रोमोटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद एंटी कैटालिस्ट, इनहिबिटर या फिर कैटालिटिक पॉइजन्स। उल्टा कर दो, जो घटा दे, जो क्या कर दे, घटा दे। जैसे आपसे पहले में जो CO है, ये जो CO दिखाई दे रहा है, या फिर H2S है, ये कैटालिटिक पॉइजनस का काम करता है, एंटी कैटालिस्ट का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है। ये क्या करता है, जो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट है उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी है उनको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अगर कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमने सब्सटेंस यूज किया है उसको तो हमने क्या बोला, प्रोमोटर। तो इनहिबिटर हो गया उल्टा। ठीक है, जो क्या कर देगा, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को घटा देगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज CO गैस इज नेसेसरी टू रिमूव इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। यानी जब हेबर प्रोसेस से जब आप अमोनिया बनाते हो तो CO गैस को रिमूव करना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। क्यों, तो आप यहाँ पे बताओगे कि CO गैस को जो रिमूव करना नेसेसरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो CO है वो आपका इनहिबिटर का काम कर रहा है, कैटालिस्ट इनहिबिटर का काम कर रहा है। ये एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को डिक्रीज कर रहा है, आयरन को जो काम करना है वो करने नहीं दे रहा है, उसकी जो एक्टिविटी को घटा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब प्रिपरेशन करो अमोनिया का बाय हेबर प्रोसेस तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है बच्चों, ए कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउएवर इट्स फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज। देखो आपको क्या बताया गया था, मैंने जब डेफिनेशन कराई तभी भी कहा था, एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट एंड द केमिकल कंपोजिशन। उसके कोई इफेक्ट नहीं आता है, जितने अमाउंट ली है, जो केमिकल कंपोजिशन लिया है वो ही मिलेगा। हाँ, वो हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज आने से आपके पास उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो सकती है,
जरूरी नहीं कि होगी, बट हो सकती है। समझे? पहली बात तो आपने जो कैटलिस्ट लिया उसके केमिकल कंपोजिशन में और उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको सेम अमाउंट के अंदर, सेम केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट इज मोर एफिशिएंट ऑफ फॉर द रिएक्शन बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज एंड मोर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब जो कैटलिस्ट है वो काम कैसे करता है, क्यों बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इसको अगले हम इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो उसमें एक थ्योरी पढ़ेंगे हम, एडजॉर्प्शन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो हमने एडजॉर्प्शन जो चैप्टर है, यानी इसी चैप्टर के अंदर जो एडजॉर्प्शन टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हम एडजॉर्बेंट लेते हैं वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना हम उसको छोटा करेंगे, जितना हम पाउडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कैटलिस्ट जो है वो लगभग हम फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ही यूज करते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली सफिशिएंट टू कैटलाइज almost unlimited reaction, but in some cases the rate of reaction depend on the amount of catalyst। वैसे तो क्या होता है कि आपके पास कितनी भी अनलिमिटेड रिएक्शन, मतलब अमोनिया कितना बनाना हो, 1 लीटर बनाना हो, 2 लीटर बनाना हो, कितना भी बनाना हो, उसमें आपके पास क्या होता है कि कैटलिस्ट की अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं आता। बट कुछ आपके पास ऐसी रिएक्शंस है जिनका रेट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट पे। कहने का मतलब क्या था कि मान लो अगर आपको रिएक्शन या जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के अंदर वो स्मॉल अमाउंट के अंदर बना है तो भी उतना ही कैटलिस्ट ले लो, मतलब 2 ग्राम लिया। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बनाना है प्रोडक्ट तो भी आप 2 ग्राम ले सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनलिमिटेड रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है। बट आपके पास यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि कुछ रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा लोगे उतना ही काम करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, यानी एक्सेप्शन कह सकते हैं इस केस में। इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मोर अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, इट्स रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हमने देखी, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा और एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखा। इन 2 रिएक्शन के अंदर आपके पास अमाउंट का इफेक्ट पड़ता है, जबकि आपके पास बाकी जो केमिकल रिएक्शन है उनमें कैटलिस्ट का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप कम अमाउंट के अंदर भी कैटलिस्ट लोगे तो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतनी स्पीड से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर कैटलिस्ट की बात करें, एक कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएटर का काम नहीं कर सकता। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद उसकी रेट को बढ़ा या घटा सकता है कैटलिस्ट, बट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई ये रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। इनिशिएटर नहीं है, की नहीं है कि स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है। यानी एज ए की रोल ये फॉलो की रोल नहीं अदा कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। बट सम टाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज सो लार्ज दैट प्रैक्टिकली a reaction may not start until a catalyst lower the activation energy। कुछ टाइम हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो प्रैक्टिकली रिएक्शन हमें ऐसा लगता है कि ये स्टार्ट नहीं हुई, हालांकि स्टार्ट हुई होती है, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रही होती है, बट लगता है कि आपके पास ये स्टार्ट नहीं हुई है। until a catalyst lower the activation energy। ठीक है। जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी को स्टार्ट लोअर नहीं कर देता, ठीक है, तब तक नहीं होगा। ठीक। For example, mixture of hydrogen and oxygen do not react at room temperature, but the reaction occur very rapidly in the presence of platinum black। तो रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती, इसका मतलब स्टार्ट नहीं हुई होगी, और प्लेटिनम ब्लैक मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है। तो प्रैक्टिकली ऐसा है, बट कैटलिस्ट जो है इनिशिएट का काम नहीं कर सकता, इनिशिएटर का रोल अदा नहीं कर सकता। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक नेचर। अब जैसे प्लेटिनम ब्लैक लिया है आपने, ऑक्सीडाइज करने के लिए लिया है, तो प्लेटिनम ब्लैक हमेशा ही ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। इसका एक काम है, इसका एक स्पेसिफिक वर्क हो गया, इसने अपने आप को एक काम चुन लिया है ना। जैसे आपके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टीचर होता है, जैसे केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री कराएगा, मैथमेटिक्स का तो मैथमेटिक्स कराएगा, तो वैसे ही आपके पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है उसका एक काम होता है कि मुझे क्या करवाना है इस रिएक्शन के अंदर। जैसे प्लेटिनम का काम है ऑक्सीडाइज करवाना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर थोड़ा सा भी याद है तो, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करवाया था विद डाई ऑक्सीजन इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो वहाँ भी मैंने प्लेटिनम यूज किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि जो कैटलिस्ट होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। किसी का काम है रिडक्शन करना, अब मान लो मुझे रिडक्शन करानी, तो मैं वहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकता। उसके लिए जो रिडक्शन करवा सकते हैं वो कैटलिस्ट ही मुझे यूज करना पड़ेगा। आई बात समझिए। तो इसलिए इनका स्पेसिफिक वर्क होता है, अपना एक काम होता है, वो काम ही करते हैं। ठीक है।
कहीं ऐसा नहीं कि भी कोई कैटलिस्ट ले लो, हमें तो क्या है रिएक्शन का रेट को बढ़ाना था, उस रिएक्शन में बढ़ गया रेट, यहाँ भी बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्लेटिनम अपना मतलब जैसे प्लेटिनम का काम है ऑक्सीडाइज करना, वो ऑक्सीडाइज ही करेगा। इस सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन फेल टू कैटलाइज अदर रिएक्शन। हो सकता है कि एक रिएक्शन में वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हो, दूसरी रिएक्शन में वो कैटलिस्ट की तरह काम ना करे। ठीक है, ध्यान रखना। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट बट इट हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। मतलब कोई रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, और ए जो आपका है वो 70% है और बी आपका 30% है, और इतना बनने के बाद यानी मैंने 30% मेरा जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो गया था, अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि कैटलिस्ट लेंगे तो ये अलग रेशो में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अभी ए और बी का रेशो कितना है, 7:3 है, तो वो रेशो ही रहेगा, उतनी ही अमाउंट के अंदर आपका। हाँ, वो एक अलग बात है कि पहले ए जो है वो 30% ए बी में कन्वर्ट होने के लिए 10 मिनट ले रहा था, कैटलिस्ट लिया तो उन्होंने आपने 2 मिनट में ही कर दिया। यानी आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट को लाने के लिए वो जल्दी लेके आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट का है उनको चेंज कर देगा, चेंज नहीं कर सकता ये। ठीक है, इक्विलिब्रियम है तो उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा ही। नेक्स्ट है आपके पास एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, आपके पास डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का। फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन होता है रिएक्टेंट का टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, और ये जो है वो केवल हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए काम करेगा, ये भी ध्यान रखना। एडजॉर्प्शन थ्योरी केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए। और हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट आपको क्या बताया था कि आपके पास रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट का डिफ्यूजन कराएंगे सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। एडजॉर्ब फ्रॉम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, फिर क्या हो जाएंगे, ये इनके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, इनके ऊपर चिपक जाएंगे। फिर होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, फिर आपके पास क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, फिर आपके पास कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये तो इंटरमीडिएट हो गया, अभी एक हाइड्रोजन जुड़ा है एक नहीं जुड़ा है, अब ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुके हैं, ये जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और ये सारा कुछ बन चुका है। अब इसको हम दूर कर देंगे, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, यानी डिसॉप्शन लगा देंगे। हटाने को क्या बोलते हैं, डिसॉप्शन। तो ये 5 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आपके पास क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको। ए और बी है और कैटलिस्ट है के, और ये आपके पास ए बी बना रहा है, कैटलिस्ट है और ये क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। और कैटलिस्ट मान लो सॉलिड, आपके पास क्या है, सॉलिड, क्योंकि एडजॉर्प्शन के अंदर आपके पास सॉलिड होना जरूरी है। ठीक है, ये सॉलिड है। तो आपके पास क्या होगा बच्चों, मान लीजिए कैटलिस्ट के है, सबसे पहले क्या होगा, ए और बी को यहाँ इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए और बी का यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, मान लो ए गैस है बी भी गैस है, तो इस सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद एडजॉर्ब होने के कारण जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, आपने पढ़ा होगा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, इसी चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ा है। तो उसके कारण क्या होगा, जो ए है और बी है उनके बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि कैटलिस्ट के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट है यानी ए और बी का जो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके सरफेस से हटा देंगे, यानी क्या लगा देंगे, डिसऑप्शन लगा देंगे। और जैसे डिसऑप्शन लगाएंगे तो आपका जो ए है और जो बी है वो जुड़े हुए आपके पास अलग हो जाएंगे, जो कि पहले अलग अलग थे, और आपके पास ए बी बन गया। अब जो कैटलिस्ट के था वो एज इट इज आपको सेम अमाउंट के अंदर वापस मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार एक थ्योरी और होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, मैं इतना ही लिख देता हूँ बच्चों, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये किसके लिए होती है, ये होमोजीनियस के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों, होमोजीनियस के लिए होती है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले जनरल समझते हैं। जैसे ए प्लस बी कैटलिस्ट के, और आपके पास बनेगा ए बी। तो इसमें क्या हुआ, जो कैटलिस्ट है वो किसी एक के साथ रिएक्शन करेगा, एक रिएक्टेंट के साथ, या फिर ए के साथ या फिर बी के साथ। जैसे मान लेता हूँ जो मेरा रिएक्टेंट के है वो एक रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड बनेगा बी के, और ये जो मेरा बी के है वो मेरा इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। बी के क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड।
अब जो बी के इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बचे हुए रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट दे देगा और कैटलिस्ट आपके पास सेम अमाउंट के अंदर क्या मिल जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। आप इस जनरल इक्वेशन को तो ऐसे भी लिख सकते थे कि कैटलिस्ट जो है वो पहले ए के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, कौन सा, ए के, और जो आपका ए के इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बचे हुए रिएक्टेंट यानी बी के साथ रिएक्शन करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा ए बी और कैटलिस्ट आपको सेम अमाउंट के अंदर क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। आई बात समझे। इसका भी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम बात करें तो इसका एग्जांपल रहेगा हमारे पास SO2 प्लस O2 और इसके ऊपर एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, और क्या बना था, SO3। इसका मतलब ये मैं ए मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ, ये मैं के मान लूँ और ये मैं क्या मान लूँ, ए बी मान लूँ। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आपके पास जो कैसे काम करेगा, तो जो आपका NO है वो पहले O2 के साथ रिएक्शन करेगा और उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NO2 बना लेगा। यानी क्या हो गया, NO क्या है, के, और ये क्या है, बी, और के और बी ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, बी के या के बी। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब जो आपके पास जो NO2 है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बचे हुए रिएक्टेंट यानी SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, SO3 के अंदर। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से चला गया तो वापस क्या बच गया, आपके पास NO बच गया। तो अब आपको क्या कह सकते हो कि जो बी के है वो आपके पास ए के साथ रिएक्शन की है और आपको ए बी बनाया है, प्लस में जो आपका कैटलिस्ट है वो सेम अमाउंट के अंदर सेम कंपोजिशन के अंदर आपको वापस मिल गया। और यही निशानी होती है कैटलिस्ट की, वो केमिकल रिएक्शन में एक बार टेक पार्ट करता है बट एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आपको कैटलिस्ट सेम मास के अंदर और सेम केमिकल कंपोजिशन के अंदर आपको वापस मिल जाता है। दिस थ्योरी इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है बच्चों, कर लोगे। ये हमारे पास थ्योरी थी। और दूसरी थ्योरी कौन सी है, एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसमें एडजॉर्प्शन फिनोमेना का यूज हुआ है। सबसे पहले उसके सरफेस के ऊपर डिफ्यूज कराएगी, फिर एडजॉर्प्शन होगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद वहाँ से हटा देंगे तो क्या बनेगा, डिसॉर्प्शन बनेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास एडजॉर्प्शन थ्योरी के। जैसे निकल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन है, डिफ्यूज कराया तो निकल के सरफेस के ऊपर देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्ब होने के बाद फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ पहले, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो वहाँ पे केमिकल एडजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये H और H आपस में बॉन्ड बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जब ये H और H आपस में बॉन्ड जो है वो पहले जुड़े हुए थे। देखो पहले क्या था मेरे पास, निकल के आपस में बॉन्ड बने हुए थे। ठीक है, सॉलिड मान लिया तो क्लोज होंगे। H2 में H और H इकट्ठे थे। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुए, नज़दीक आए तो वहाँ पे एक स्ट्रेन क्रिएट हुआ। उस स्ट्रेन के कारण ये बॉन्ड टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास जैसे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेके आते हैं, उसका पाई बॉन्ड भी टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, फिर केमिकल एडजॉर्प्शन होगा और आपके पास इस तरह से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, CH2 था, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बन गया, CH3 और CH3 बन गया। क्या बन गया, CH3 और CH3। अब निकल के सरफेस पे CH3 है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस डिसॉर्प्शन लगा देंगे। कौन सा प्रोसेस लगा देंगे, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन लगाने के बाद क्या होगा, आपका जो निकल कैटलिस्ट है वो अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। यानी कैटलिस्ट इस तरह से काम करता है, यानी जो रिएक्शन होती है वो उनके सरफेस के ऊपर ही होती है। ठीक है। इस तरह से भी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये एनसीईआरटी का ए बी है। अब ए बी इनके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, ये सॉलिड है मान लो, दूर दूर दिखाए गए हैं बस। ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया। अब आपके पास क्या हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, डिसॉर्प्शन। ठीक है। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। कौन कौन से फैक्टर हैं जो थ्योरी को इसको सपोर्ट करते हैं। This theory explain the role of active center, more free valency, which provide the more space for the more adsorption and concentration increase the rate of reaction। हमने ये पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जब एडजॉर्प्शन होता है किसी के सरफेस के ऊपर, एडजॉर्प्शन होता है तो मोलिक्यूल वहाँ पे उसके ऊपर जब चिपकेंगे यानी एडजॉर्ब होंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी एडजॉर्प्शन थ्योरी से हमें कुछ बात समझ में आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। दूसरा क्या सपोर्ट कर रहा है इसको, रफ surface area has more active end posts, there will be more free valency, so more will be the rate of reaction। तो ये भी एक कारण है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो सरफेस ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। ये कैटलिस्ट आपका इनहिबिटर है, ये पॉइजनस है, ठीक है, उनमें सरफेस कम होता है। कुछ इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिएक्शन है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, मैंने बताया भी है। हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। फाइनली डिवाइड आयरन मोलिब्डेनम एज प्रोमेटर, कंडीशन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हमने नाइट्रिक एसिड बनाया था, तो नाइट्रिक एसिड के अंदर हम प्लेटिनाइज्ड एब्सेट, ये जो टेम्परेचर रहेगा हमारे पास कितना रहेगा, 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसमें जो आपका एज ए प्लेटिनम भी कह सकते हो, जो प्लेटिनम की वायर लगी हुई थी वो हमने यूज किया था एज ए कैटलिस्ट के तौर पे। और भी एग्जांपल हैं, जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जो कि आपने बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जो कि बाद में आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया। तो अभी आपको बताया था कि कौन सा लिया गया था, NO लिया गया था, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड लिया गया था, ठीक है। और हमने ऑक्सीडाइज करने के लिए आप लिया क्या रख सकते हो, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और टेम्परेचर क्या रखो, यानी कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। डेकन प्रोसेस भी हमने पढ़ लिया है, डेकन प्रोसेस के अंदर क्लोरीन बनाया था तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ किया गया था वो क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ किया गया था। टेम्परेचर कितना था, 500 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख सकते हो, इनको आप याद कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ही हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री है वो भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू बच्चों।